Assalamu alaikum, my dear friends and students. वेलकम टू माई लीगल चैनल एडवोकेट अंजुम अब्दुल्ला। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आई होप आप सब ने अच्छे से ईद मनाई होगी। डियर फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। द रीज़न इज़ आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ पहले। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आईपीसी बिकॉज आईपीसी इज़ द मेन फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ये आईपीसी का पहला लेक्चर है और ये लेक्चर रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन का। सो बिफोर स्टार्टिंग जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860, हम समझते हैं थोड़ा सा about the concept of crime. So far as crime is concerned, there is no strict or static definition of crime. Why? Because the concept of crime, it varies. It varies from place to place, from one country to another country. It varies according to the faith, ideals, religious attitudes, customs, traditions, form of government, political and economic structure of society. So, concept of society आपका vary करता है from society to society. सो चलिए इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ एग्ज़ाम्स के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज़ अगर हम दो सोसाइटीज़ की बात करेंगे, एक सोसाइटी है हमारी फ्री एंड लिबरल टाइप की, अदर साइड जो सोसाइटी है वो कंजर्वेटिव टाइप्स है। ओके, what may be permissible in free and liberal type of society may not be permissible in conservative type, or an act which is crime today may not be a crime tomorrow. Like for example, polygamy, dowry, untouchability, they are now crimes, but they were not so a few years ago. Parliament can anytime scrap a certain crime from the statute book and make it lawful. For example, POTA and TADA Act. POTA is your Prevention of Terrorism Act 2002 and TADA is your Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act 1987. Both the legislations are now non-existent. So crime को हम एक crime की जो definition है वो कोई स्टैटिक डेफिनेशन नहीं है, बट ये वेरी करता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिटिल बिट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन पिनल कोड। हिस्ट्री ऑफ इंडियन पिनल कोड को हम पढ़ते हैं 3 बेसिक डिविजन्स में। सो पहला क्या है? एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ, सेकंड इज़ योर मुस्लिम क्रिमिनल लॉ एंड थर्ड इज़ योर क्रिमिनल लॉ इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो दिस इज़ व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया। जो पहले दो है लाइक एंशिएंट क्रिमिनल लॉ एंड मुस्लिम क्रिमिनल लॉ, ये मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ योर कंसेप्चुअल नॉलेज एंड फॉर द पर्पस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग इसको एक रीडिंग दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। बट सो फar इज़ हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ इन मॉडर्न इंडिया इज़ कंसर्न, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। जैसे केसेस की बात करेंगे हम तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव आता है अबाउट फर्स्ट लॉ कमीशन कब सेटअप हुआ था, सेकंड लॉ कमीशन या इनके प्रेसिडेंट लॉ मेंबर्स, ये सब तो आता ही है। सो मैंने इसका एक सेल्फ नोट बनाया है, वो मैं सिर्फ रीड करूँगी, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो, तो आपके काम आएगा।
सो चलिए रीड करते हैं इसे. Criminal law in modern India. In the then British India, the Governor General of India in Council appointed Indian law commissioners in 1834 to inquire into the existing state of law and to suggest a comprehensive penal code for India. Thus, in 1834, First Law Commission of India was constituted with Lord Macaulay as its president and MacLeod, Anderson and Millett as commissioners to prepare the penal code. First Law Commission submitted a draft code on 14th of October 1837. In 1845, Second Law Commission was constituted with same members. Second Law Commission submitted its draft report in two parts, one in 1846 and the other in 1847. Then the draft was submitted to Legislative Council in 1856, and after a thorough discussion and after ascertaining the views of judges, legal advisors, the draft was finally passed and it received assent of Governor General in Council on 6 October 1860, and Indian Penal Code came into force on 1st January 1862. Indian Penal Code, this is Act number 45. Indian Penal Code is a comprehensive piece of legislation. It contains 23 chapters, 511 sections. Largest chapter of IPC is chapter 16, which deals with offences against the human body, and the smallest chapter in IPC is chapter 23, which is dealing with attempt. It contains only one section, which is section 511. So this is all about history of modern criminal law. Okay. आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं रणबीर पिनल कोड ऑफ 1932 और आरपीसी के बारे में, जो एप्लीकेबल था देन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को. मैं आपको ये बताऊं, इंडियन पिनल कोड जो यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है, इट वाज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर before 5 August 2019. But when reorganization bill on 5 August 2019 was passed by the Parliament of India under the Ministry of Home Affairs, when abrogation of Article 370 took place, तो तब से ये चेंज हो गया इसका. अब इंडियन पिनल कोड is applicable to Union Territory of Jammu and Kashmir through Jammu and Kashmir reorganization, adoption of Central Laws Order 2020. ठीक है. RPC जो है, this was the criminal code applicable to Jammu and Kashmir state. Okay. This was introduced during Dogra dynasty. Then ruler was Ranbir Singh and hence it was named after him. So ये थोड़ा सा आ गया about Ranbir Penal Code. But now this is repealed. RPC is repealed. अब central law जो in the form of Indian Penal Code 1860. This is now applicable to UT of Jammu and Kashmir. अब चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोविजंस ऑफ द कोड. सो फar as provisions of the code are concerned, and for better understanding, provisions of code are broadly classified into two categories: general principles and specific offences. General principles are contained in chapter 1 to chapter 5A and chapter 23, and specific
offenses are contained in rest of the chapters. नेक्स्ट है आपका IPC and CRPC both are known as sister codes. ऐसा क्यों है, ऐसा हम आगे समझते हैं. ऐसा इसलिए है, so far as criminal justice system in India is concerned, it is divided into two parts. First part is dealing substantive criminal law and second part is dealing to procedural law. सबसे पहले हम समझते हैं सबस्टेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, या जिसको एडजेक्टिव लॉ भी बोलते हैं, ये क्या होता है. सो सबस्टेंटिव लॉ इज़ योर लॉ डिफाइनिंग the rights and liabilities of a person, what are the rights and liabilities of a person, and procedural law is a law providing the procedure for enforcement of these rights and liabilities in case of violation or other things. So substantive law is your IPC, procedural law is your CRPC. Substantive law, which is IPC, it states crime, it classifies offense, prescribe their penalties and punishments. And procedural law, it prescribes the establishment of criminal courts and the procedure to be followed in investigation, inquiry, trial of offences and determination of guilt of accused beyond reasonable doubt. So, guilt of accused beyond reasonable doubt. This is one of the basic principle of criminal law. Every person who is accused of crime is presumed to be innocent unless his guilt is proved beyond reasonable doubt. ठीक है. So this is all about IPC. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए. और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइए. बस स्टे ब्लेस्ड, अपने प्रोफेशन के रिलेटेड डेडिकेटेड रहो, हार्ड वर्क करो, खुश रहो. बस दिस इज़ ऑल. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.